बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि क्या डायबिटिक तो नॉन डायबिटिक बनना पॉसिबल है? क्या एक ऐसा शख्स जिसको शुगर हो चुकी है वो नॉर्मल बन सकता है? तो इसका सिंपल आंसर है जी हाँ, ये पॉसिबल है। तो भाई ये कौन कहता है? ये मैं नहीं कह रहा। बहुत सारी हमारे पास ऐसी एसोसिएशंस हैं, बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जिनमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ये डायबिटीज़ जो है ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। मैं आपको कुछ रेफरेंस दे देता हूँ। हमारे पास है अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन, उसके अलावा है यूरोपियन एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ डायबिटीज़, और उसके अलावा एंडोक्राइन सोसाइटी, और इसके अलावा बहुत सारी बुक्स हैं जिनमें आपको नाम देता हूँ सिंड्रोम एक्स वगैरह, बहुत सारी जो कहती हैं कि भाई डायबिटीज़ इज़ अ रिवर्सिबल प्रोसेस। लेकिन यहाँ पर एक बात आपने याद रखनी है कि जो आज की हमारी वीडियो होने वाली है वो हो रही है, देखिए जो प्रीवियस वीडियो थी हमने उसमें जिक्र किया था कि एक टाइप 1 डायबिटीज़ होती है, दूसरी टाइप 2 होती है। जो टाइप 1 के होते हैं तकरीबन उसके 10% पेशेंट होते हैं, और उसका जो मसला होता है वो जेन्युइन होता है कि भाई पेनक्रियास के बीटा सेल्स काम नहीं कर रहे, इंसुलिन बन नहीं रहा, तो वो शुगर बढ़ रही है। तो उसका मसला ये था कि भाई इंसुलिन लगा दें। जो टाइप 2 होता है, टाइप 2 के अंदर इंसुलिन ज़्यादा होती है, उसके बावजूद भी शुगर होती है। तो ये रिवर्स कैसे हो सकती है, इसी पर आज हम बात करेंगे। तो इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा जाते हैं पीछे हिस्ट्री में। अब हिस्ट्री में क्यों जाते हैं? ताकि आपको पता चले कि किस पहले पेशेंट कैसे थे, फिर ये किस तरीके से इवोल्व हुआ, किस तरीके से हमने इस चीज़ को जाना। तो चलिए हिस्ट्री की तरफ। तो जो हमारे धरती पर खेती बाड़ी करने का सिस्टम हुआ वो तकरीबन 6000 साल पहले इस चीज़ का कॉन्सेप्ट आया। उससे पहले लोग रहते थे जंगलात वगैरह में, शिकार वगैरह करते थे, वो गोश्त पर गुजारा करते थे या कुछ और चीज़ों पर खेती बाड़ी करने का इतना सिस्टम नहीं था। और 6000 साल जब ये पहले स्टार्ट हुआ तो उसके 3000 साल बाद फर्स्ट डायबिटीज़ का पेशेंट देखा गया। जो वो पेशेंट थे 3000 साल पहले, उनको अब नाम तो नहीं दिया जाता था, जो उसकी जो निशानी थी तो वहाँ पर वो निशानी 4 किस्म की निशानियाँ थी। एक तो वो शख्स जो था जिसको वो मसला हो रहा है, वो बीमारी हो रही है, वो जो है वो खाना ज़्यादा खाता था, उसके अलावा वो पानी ज़्यादा पीता था, और उसके अलावा वो यूरिन ज़्यादा करता था, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन उसके अंदर होती रहती थी, और उसके अलावा उसका जो वेट होता था वो सडन लॉस हो जाता था, उसका वज़न बहुत कम हो जाता, और कुछ ही अरसे के बाद उसकी डेथ हो जाती थी। वो अब ये देखा गया कि भाई ये पेशेंट ऐसे हैं, तो फिर उन्होंने वहाँ पर जो लोग थे वो अलग अलग राय में। वहीं पर कुछ लोगों ने कहा कि ये जो मसला है, ये मसला जो है ये ऐसा मसला है जिसमें इंसान पिघल रहा है। पिघल क्यों रहा है? क्योंकि वो उसका लॉस हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है, यानी कि इंसान पिघल रहा है, वो पिघल कर यूरिन से निकलता जा रहा है। तो कुछ लोगों ने कहा कि ये जो मसला है ये डाइजेस्टिव सिस्टम का मसला है। अब वो डाइजेस्टिव सिस्टम का मसला क्यों कह रहे थे? क्योंकि वो जो खाना है वो ज़्यादा खा रहा है, तो मसला किस चीज़ का आ रहा है? डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो वहीं पर कुछ लोगों ने कहा कि भाई ये जो मसला है ये दिमाग का मसला है। तो कुछ लोगों ने कहा कि भाई ये किसी गुर्दों वगैरह का मसला है। तो ये चीज़ें चलती रहीं। वहाँ पर हो सकता है कुछ ऐसे लोग भी हों जो कहते हो कि ये जो मसला है ये जिन्नात का मसला है, तो इसे शुभ शुभ वाले बाबा के पास ले जाएं, शायद ये मसला हल हो जाए। खैर बात होती रही, वो चीज़ें चलती रही, और हमें मालूम नहीं हुआ कि ये चीज़ मसला क्या है। फिर बात गुजरता गया, यहाँ तक आ गया कि हमारे पास टाइम आ गया 1848 1848 में कॉन्सेप्ट आया यूरिन को टेस्ट करने का। तो इन्हीं पेशेंट का यूरिन टेस्ट किया गया, तो उसमें हमें मालूम हुआ कि जो यूरिन के अंदर है शुगर की लेवल बढ़ी हुई है। तो यहाँ पर ये 1848 में ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि भाई जिसको भी ये बीमारी है तो उसकी यूरिन के अंदर ग्लूकोज की लेवल ज़्यादा होगी, यानी कि शुगर की लेवल ज़्यादा होगी। तो ये बात माननी लग गई। अब भी इसका कोई इलाज खास मुमकिन नहीं हुआ था। फिर ये चलता रहा। 60 साल गुजरने के बाद 1913 में हमारे पास कॉन्सेप्ट आया ब्लड टेस्ट करने का। तब इन्हीं पेशेंट का जब ब्लड टेस्ट किया गया तो पता चला कि ब्लड के अंदर शुगर की लेवल बढ़ी हुई है। तो 1913 में ये कॉन्सेप्ट हुआ कि भाई जिस बंदे को भी ये मसला है तो उसके अंदर शुगर की लेवल क्या होगी? ज़्यादा होगी, यानी कि उसके ब्लड के अंदर शुगर की लेवल ज़्यादा होगी। अब भी इसका जो है कोई हल नहीं बताएगा कि इसका इलाज क्या होगा। फिर और रिसर्च होती गई, साइंटिस्ट पर रिसर्च करते रहे कि भाई इसका इलाज क्या होगा, ये असल मसला क्या है। फिर जाकर 1923 में इंसुलिन की डिस्कवरी हुई। जब इंसुलिन की डिस्कवरी हुई तो इसके पीछे भी एक कहानी है, उसको फिलहाल छोड़ दें कि भाई इंसुलिन की क्या हुई, डिस्कवरी हुई। जैसे इंसुलिन की डिस्कवरी हुई तो इंसुलिन वो लगाई गई एक इंसान को जो डायबिटिक का पेशेंट था। अब जैसे उस पेशेंट को वो लगाई गई तो उसकी जो शुगर लेवल थी वो डाउन हो गई। तो यहाँ पर एक हाइपोथेसिस बनाई गई कि जो मसला है ये किस चीज़ का मसला है? भाई ये मसला है इंसुलिन का मसला है। तो ये थ्योरी बनाई गई कि भाई जिसको भी ये डायबिटीज़ है उसे इंसुलिन लगाएंगे तो ये क्या होगा, उसकी शुगर लेवल कम होगी। तो इसका इलाज यही है कि भाई जिसको भी ये मसला है इंसुलिन लगाओ तो ये इसकी शुगर लेवल डाउन हो जाएगी।
اب یہ تو ماننے لگ گیا تھا کہ بھئی یہ جو مسئلہ ہے یہ انسولین کا ہے اور جو بھی پیشنٹ ہے اس کا اسے انسولین لگائی جائے گی تو وہ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن یہاں تک 1923 تک ہمیں انسولین تو ڈسکور ہوئی، لیکن یہاں پر ایسا کوئی میتھڈ نہیں تھا کہ ہم بلڈ میں چیک کر سکیں کہ انسولین کی لیول کتنی ہے. تب وقت گزرتا گیا تقریباً 1975 میں ہمیں ایسے ٹیکنیک معلوم ہو گئی کہ انسولین جو ہے وہ بلڈ کے اندر کیسے چیک کرتے ہیں، کتنی انسولین ہے یہ کیسے معلوم ہوگا. پھر جا کر 10 سال بعد 1985 میں ایک سائنٹسٹ ہے جس کا نام ہے ڈاکٹر جوزف کرافٹ. انہوں نے کیا کیا کہ ان کے پاس ایک لیبارٹری تھی. انہوں نے لیبارٹری میں تقریباً 15,000 جو ڈائبٹک پیشنٹ تھے ان کی بلڈ کے سیمپل لیے. اب 15,000 لوگوں کا انہوں نے بلڈ کا سیمپل لیا اور اس کے اندر چیک کیا کہ بھئی اس کے اندر انسولین کتنی ہے.